दोस्तों, एक बार पुनः फिर से स्वागत है हमारे 1 बजे की इस क्लास में, जिसमें हम पॉलिटी को डिस्कस करते हैं। आज हम लोग 27वां लेक्चर है मेरा होगा। हम भारतीय न्यायपालिका को आज इस वीडियो में ख़त्म करेंगे। ठीक है, आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है। तो प्लीज़, और इस वीडियो का PDF मैं टेलीग्राम पे और डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, आप वहाँ से डाउनलोड करके अपने तैयारी को एक नई दिशा दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। और जितने लोगों ने भी टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया है तो प्लीज़ वो लोग टेलीग्राम ज्वाइन करके आप हमसे जुड़ जाइए, ताकि आपका जितनी भी प्रॉब्लम है, जितनी भी क्वेरी है कैरियर से रिलेटेड, मैं उसको सॉर्ट आउट कर सकूं। ठीक है, और साथ ही साथ में अपने फ्रेंड को भी मेरे चैनल के बारे में बताइए, उनको भी आप शेयर करिए, उनके कहिए कि हाँ एक बार वो लोग चैनल देखें, है ना। पसंद आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो और अच्छी बात है, लेकिन एक बार चैनल को देखना ज़रूरी है, क्योंकि आपको बहुत कम ही लोग होते हैं जो कि सक्सेस होने के बाद भी क्लास लेते रहते हैं यूट्यूब पर। ठीक है, या ऐसे कम लोग होते हैं। तो ऐसे लोग से यदि आप पढ़ाई करोगे तो आपको एक दिशा ये मिलती है कि हाँ अब जो क्वेश्चन का जो ट्रेंड है वो कैसा है, हम अपनी रणनीति में क्या बदलाव करें। ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है, इतने लोग को यदि कोई भी इंसान यहाँ तक आता है तो कुछ बहुत लोग को पीछे छोड़ के आता है, तो उनमें हमारे में क्या अंतर है आपको इस वीडियो के माध्यम से दिख जाएगा कि हाँ पढ़ने की रणनीति क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो इसलिए आप अपने फ्रेंडों के साथ भी शेयर कीजिए और हमारे चैनल के बारे में बताइए। ठीक, तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए, पहला सवाल ये रहा, SSC CGL 2014 में सवाल आया है। तो कह रहा है कि लक्षद्वीप राज्य का उच्चतम न्यायालय भारत के किस राज्य में अवस्थित है। ठीक है, लक्षद्वीप राज्य का उच्चतम न्यायालय भारत के किस राज्य में स्थित है। आज जितने भी लाइव सेशन में जुड़े हुए हैं प्रीमायर क्लास में, पिंकी, राकेश, वैशाली, जितने भी लोग भी जुड़े हैं उनका तहे दिल से स्वागत है। आप बिल्कुल कंटिन्यू क्लास कीजिए और लेक्चर को बार बार देखिए, ताकि आप अपनी तैयारी को बूस्ट कीजिए। जो PDF होता है, PDF में जो क्वेश्चन होते हैं उस क्वेश्चन को आप दिमाग में सॉर्ट आउट करिए, लिखने की कोशिश मत करिए, आप बार बार पहले दिमाग में बैठाइए। ठीक है, पेपर में सब चीज़ें याद होना बहुत ज़रूरी है। और इस वीडियो का हमारा लक्ष्य ये सिर्फ नहीं रहेगा कि क्वेश्चन को करवाना, आपको याद भी कराना है। मल्टी टाइम रिवीजन, नो शॉर्टकट। ठीक है ना, हम लोग मेहनत कर लेंगे। ठीक है, आप ट्रिक के चक्कर में पढ़ोगे तो पहले आप ट्रिक याद करो, फिर उसको याद करो। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारे पास क्या है, केरल है। ठीक, केरल राज्य में लक्षद्वीप राज्य का उच्च न्यायालय। अच्छा, लक्षद्वीप क्या है हमारे पास, एक संघ शासित प्रदेश होगा, आपको मालूम हो। और साथ ही साथ में बताओ, जब जैसे ही लास्ट में केरल आया है तो ये बताओ हमें क्वेश्चन में कि लोकसभा और राज्यसभा की सीटें केरल में कितनी हैं, जल्दी बताओ। और ये भी बताइए कि 2011 जनगणना के अनुसार सबसे अधिकतम जो साक्षरता है, लिटरेसी अधिकतम, है ना, जो साक्षरता है वो किस राज्य की है, जल्दी बताइए, साक्षरता किस राज्य की है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आप नोट कर लीजिए। लोकसभा की सीटें 20 हैं, राज्यसभा की सीटें 9। 2011 की जनगणना के अनुसार जो सबसे अधिक साक्षरता है वो कहाँ की है, केरल की। कहाँ की, केरल की। ठीक है, आपको पता होगा केरल का। ठीक, और ये भी याद रखना कि विक्रम साराभाई स्पेस रिसर्च सेंटर, है ना, हमारे देश की आन बान शान, जिसे क्या कहते हैं हम, इसरो। ठीक है, इसरो की स्थापना कब हुई थी, 15 अगस्त 1969 में इसरो की स्थापना हुई थी। तो इसरो का जो एक ब्रांच है ना, एक शाखा है विक्रम साराभाई स्पेस रिसर्च सेंटर। इसरो की सबसे बड़ी इकाई मानी जाती है, तो कहाँ पे है, तिरुवनंतपुरम केरल में, विक्रम साराभाई स्पेस रिसर्च सेंटर। और सतीश धवन स्पेस सेंटर ये कहाँ पर है, ये है आपके पास में आंध्र प्रदेश, श्रीहरिकोटा। ठीक है, ये भी बात आप याद रखना। और इसरो का मुख्यालय कहाँ है, बेंगलुरु में है। कहाँ पे है, बेंगलोर में है। ठीक है, तो ये बात आप याद रखिएगा। ये सवाल देखिए, इस सवाल हम लोगों ने आज फिर लिया ताकि आपको याद हो जाए। आप बताइए इसमें से कितने क्वेश्चन या आपको याद है। यदि सारे याद हैं तो थम्स अप कीजिए कि यस सर, मुझे इस जितने क्वेश्चन 4 क्वेश्चन हैं, 4 के चारों का आंसर हमें पता है। ठीक, तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं एक बार। कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई, तो हमने बताया था जब रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था और 1774 में क्या हो गई थी, इसकी स्थापना हो गई थी। 1774
कहाँ पे हुई थी? कलकत्ता में, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। और इनके जो मुख्य न्यायाधीश उनका क्या नाम था? सर एलिजा शाह इप्पे। सर एलिजा शाह इप्पे, ये भी पूछा जाता है कौन मुख्य न्यायाधीश थे? तो सर एलिजा शाह इप्पे। भारतीय शासन अधिनियम 1935 के तहत केंद्र राज्य समवर्ती सूची में कितने विषय शामिल थे? तो आपको पता होगा केंद्र में कितने थे? 59, राज्य में कितने थे? 56, और समवर्ती में कितने थे? 36। समवर्ती सूची का मतलब होता है कि समवर्ती सूची में जो विषय होंगे उस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। ठीक है। अखिल भारतीय संघ प्रस्तावित किया गया था किसमें? ये किया गया था भारत शासन अधिनियम 1935 में। कहाँ किया गया था? भारत शासन अधिनियम 1935। यदि याद है मेरे दोस्त तो भी सुनो बार बार, ठीक है ना? ओवर कॉन्फिडेंस में मत जाना, कॉन्फिडेंस में रहना। याद है तो भी आप बार बार सुनो, गलतियाँ करके आओगे, गारंटी मैं कहता हूँ। अपनी गलतियों को सुधारो। तो भारत शासन अधिनियम 1935 में क्या क्या था कि आरबीआई की भी स्थापना हुई थी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिसका मुख्यालय कहाँ है इस समय? मुंबई है, लेकिन पहले कहाँ था? कोलकाता। ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है। आरबीआई की स्थापना भी भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत की गई है। केंद्रों में द्वैध शासन प्रणाली, केंद्र स्तर पे, प्रांत स्तर पे, ये भी भारत शासन अधिनियम की 1935 की देन है। ठीक है। भारत शासन अधिनियम 1929 को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं मांटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। क्या कहते हैं? मांटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। क्लियर हुआ? पृथक निर्वाचन सांप्रदायिक प्रणाली। ठीक है। और मुस्लिमों के लिए जो आया था कितना आया था? 1909 में। मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली या पृथक निर्वाचन प्रतिनिधित्व कब आया था? 1909 में, जिसे क्या कहते हैं? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। क्या कहते हैं? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। मार्ले कौन था? उस समय ब्रिटेन में भारत का राज्य सचिव था। मिंटो 1909 में भारत का वायसराय था। ठीक है, ये बात भी आप याद रखना। चलिए नेक्स्ट सवाल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह क्षेत्र का उच्च न्यायालय किस राज्य के अंतर्गत आता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी बताइए। ठीक, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। जल्दी बताइए आप। और ये बताइए कि सुंदरबन डेल्टा कहाँ स्थित है? जल्दी बताओ। हम लोग जल्दी अभी ज्योग्राफी भी शुरू करेंगे। सुंदरबन डेल्टा ये भी बताओ आप कहाँ स्थित है। और कंचनजंगा नेशनल पार्क, कंचनजंगा नेशनल पार्क ये कहाँ पर है? जल्दी बताओ, जल्दी बताइए आप। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारे पास पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में क्या है? अरे याद रखो, पश्चिम बंगाल का एक धरोहर है जो कि अमूर्त धरोहर के रूप में शामिल किया गया है यूनेस्को ने। ठीक है, यूनेस्को नाम सुने हैं ना, यूनेस्को। तो वो क्या है? दुर्गा पूजा। दुर्गा पूजा क्या है? अमूर्त धरोहर है। देखो आपने बहुत जब तैयारी कर रहे हो तो आपने सुना होगा यूनेस्को ने जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को यूनेस्को की सूची में शामिल किया है, भीमबेटका को यूनेस्को की सूची में शामिल किया है। तो यूनेस्को जब भी किसी स्थल को या इमारत को जब अपनी सूची में जब शामिल करता है तो इसका मतलब ये होता है कि यदि उस सूची को या उस इमारत को, जैसे ताजमहल को यूनेस्को ने अपने में शामिल कर लिया है, तो ताजमहल को यदि ध्वस्त करेगा ना तो सभी राष्ट्र जो कि यूनेस्को की लिस्ट में होंगे, सभी राष्ट्र मिल करके उसको क्या करेंगे? उस पर धावा बोल देंगे, उस पर युद्ध कर देंगे। यही होता है यूनेस्को के शामिल में। जैसे आपका घर है, आपका घर यूनेस्को ने अपनी सूची में शामिल कर लिया, तो अब आपके घर को कोई भी क्षति नहीं पहुंचा सकता। जो क्षति पहुंचाएगा सारे राष्ट्र मिल करके उसको तहस नहस कर देंगे। आई होप इसका क्लियर हो जाएगा। पश्चिम बंगाल, सुंदरबन डेल्टा कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में। कंचनजंगा नेशनल पार्क आप बताओ जल्दी कमेंट बॉक्स में। ये लीजिए, ये भी आई होप तो रट गया होगा। ये मत कहना सर रट नहीं रहा है ना। इसका उसको बार बार लाने का पर्पज है कि जब तक आपको याद ना हो जाए। ठीक है। दल बदल अधिनियम कब पारित हुआ था? ये 52वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1985 में। अनुसूची 10 में क्या है? ये दल बदल प्रावधान है ना। 11 में क्या है? ग्राम पंचायत। 12 में क्या है? नगर पालिका। और 11वें अनुसूची को कब जोड़ा गया था? 73वें संविधान संशोधन में। 12वें अनुसूची को कब जोड़ा गया था? 74वें संविधान संशोधन में। ये बात याद रखना। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य पूछा है तो राज्य के लिए क्या हो जाएगा? राज्यपाल हो जाएगा, है ना। राज्य के लिए क्या हो जाएगा? गवर्नर मतलब राज्यपाल। और यदि पूछता कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति कौन करता है, तो आपका जवाब क्या होगा? प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति। और राष्ट्रीय मानवाधिकार कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है।
मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम किस तिथि को लागू हुआ? तो ये हुआ था 28 सितंबर 1993। ठीक है ना, 1993। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? तो कितने वर्ष होता है? 3 साल होता है। और राष्ट्रीय मानवाधिकार के अध्यक्ष एवं सदस्य को नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राज्य की बात करें, राज्य की कौन करेगा? गवर्नर करेगा। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ। थम्स अप करो। क्या आपको याद है? क्या जो लोग रेगुलर जुड़े हैं उनको तो पक्का याद होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ये देखिए सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको सॉल्व कीजिए। कि ये डैश डैश में कुछ भरना है आपको। का अर्थ है भारत का राष्ट्रपति किसी भी सार्वजनिक महत्व के मामले से संबंधित वह मुद्दा जिसमें संविधान की व्याख्या निहित हो के लिए सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकता है। जल्दी बताइए आप। ठीक है, तो क्या होगा इसका आंसर? बताइए, जल्दी बताइए इसका आंसर। वैशाली, पिंकी, राकेश जी, बाकी लोग, ज्ञानेंद्र सिंह, जितने लोग जुड़े हैं आप सब लोग जल्दी बताइए इसका आंसर। और साथ ही साथ में आप ये बताइए कि सुप्रीम कोर्ट, ये मत कहना, रोने मत बैठिए ना सर, कितनी बार रिवीजन करवाओगे आप। और हाई कोर्ट है ना, कितने प्रकार की रिट जारी करता है? पहला क्वेश्चन तो ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन, अनुच्छेद बताओ आप। इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारे पास, सलाहकारी इन क्षेत्र नहीं होगा, सलाहकारी क्षेत्र। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर करेक्ट? सलाहकारी क्षेत्र। तो इसका मतलब यह है कि जब भी राष्ट्रपति को ऐसी संविधान के बारे में ऐसा कोई सलाह लेना होगा, ठीक है, तो आप सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकते हैं। लेकिन अनुच्छेद क्या होगा? अनुच्छेद 143 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सीजीएल में पूछा जा चुका है, याद रखना कि अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है, लेकिन ये भी लिखा है कि उस सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है। कन्फर्म हुआ? कन्फर्म हुआ? बोलो हाँ या ना। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारे पास अपीली क्षेत्र। और साथ ही साथ में आपको पता होगा सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार की रिट जारी करता है और हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत 5 प्रकार की रिट जारी करता है। और जो राष्ट्रपति है सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकता है अनुच्छेद 143 के तहत। ये भी प्रश्न आ चुका है पेपर में। नेक्स्ट, इस सवाल को देखिए आप। संविधान सभा का अस्थायी सदस्य कौन था? आपको पता होगा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ। और संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946। ठीक है, संविधान सभा के अस्थायी सदस्य कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति। और ये कहाँ से थे? बिहार थे। ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है कि प्रथम राष्ट्रपति भारत के किस राज्य से थे। संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? 389, जिसमें से 292 कहाँ से हैं? प्रांतों से, 93 देसी रियासतों से और प्लस के 4 कमिश्नरी प्रांत से। ठीक है, इस बात को आप याद रखना। संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? वहीं शिक्षा वहाँ सेने का दूध है, जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और संविधान समिति के अध्यक्ष के रूप में यही थे, है ना। और कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। आई होप क्लियर हुआ। ठीक है, इनकी जो एक पुस्तक है, इन पुस्तक का नाम बताओ। इनहिलेशन ऑफ इंडिया, ऐसा पुस्तक का नाम है क्या? जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, और इनके जन्म दिवस कब मनाया जाता है ये भी बताइए। क्या 14 अप्रैल को मनाया जाता है क्या? जल्दी बताओ यस या नो। इस सवाल को कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, 4 नंबर का। निम्न अधिकार क्षेत्रों में कौन से अधिकार क्षेत्र के तहत कोई व्यक्ति किसी मौलिक अधिकारों के उल्लंघन हुआ है तो वह सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है? याद करो मेरी कहानी, कौन था ये? चिंटू था ना, चिंटू, है ना। ये क्या था कि ये खुल के बोल रहा था, है ना, खुल के संविधान के बारे में बोल रहा था, खुल के अपने अंदर की बातें किसी से बता रहा था। सबने इसको मना कर दिया, इसको बोलने नहीं दिया। और एक क्या गाना गा रहा था, है ना, एक चिंटू मेरा, क्योंकि उसको पता था कि 19 में हमें गाना गाने का अधिकार है। ठीक है, तो चिंटू 19 के तहत बोलने का अधिकार है। अब बात संसदीय क्या हो सकता है? घूमने की स्वतंत्रता है, व्यापार करने की स्वतंत्रता है। तो चिंटू जब गाना गा रहा था तब इसको सब लोगों ने रोक दिया कि तुम गा नहीं सकते। चिंटू जब पूजा कर रहा था तब चिंटू को पूजा नहीं करने दिया, नहीं तुम पूजा नहीं कर सकते। ठीक है,
ठीक ठीक ना। और जब चिंटू क्या था कि चिंटू हमारा थोड़ा सा काला ज़्यादा है, तो इससे सब लोग हाथ नहीं मिलाते, इससे कहते हैं कलुआ कलुआ बोलते हैं, मतलब है ना, और जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो ये सब क्या है, ये इन सबों से बचने के लिए कि चिंटू को पता है कि फंडामेंटल राइट्स चिंटू पढ़ रखा था कि भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक क्या मिला है चिंटू को, इनसे बचने के लिए फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। यदि इसका कोई उल्लंघन करता है तो चिंटू तुरंत हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जा सकता है ना। तो ये कौन सा क्षेत्र है, ये रिट न्याय क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है, रिट न्याय क्षेत्र। कि सीधे आप जिला न्यायालय मत जाइए, है ना, अधीनस्थ न्यायालय मत जाइए, आप किसी भी न्यायालय में मत जाइए, आप डायरेक्ट सीधे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, है ना, जब भी आपके फंडामेंटल राइट्स का क्या होता है, हनन होता है। तो इस बात को आप याद रखना, ठीक है। बेचारा चिंटू। आगे चले। ये देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 1946 में कैबिनेट मिशन आया था। कितने सदस्य थे, तो ये भी याद रखना, ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है। 3 सदस्य थे। कौन कौन से, पैथिक लॉरेंस, AB अलेक्जेंडर, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स। बेबल योजना भारत में कब आई थी, 1945 में। कब आई थी, 1945 में। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, ये हुआ था 1942 में, 8 अगस्त 1942 में। ये बात याद रखना। अगस्त प्रस्ताव कब आया था भारत में, तो 1940 में, है ना, 1940 में। 1885 में क्या हुआ था, ये ऐतिहासिक क्षण को याद करिए मेरे साथ। अभी चिंता मत करो, अभी आप वीडियो के साथ जुड़े रहो, पूरा हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब कुछ आपके टिप्स पे हो जाएगा। बस आप वीडियो को ध्यान से बस देखते रहो, है ना, स्किप मत कर देना, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। 1885 में क्या है कि कांग्रेस की स्थापना हुई थी A.O. ह्यूम्स के द्वारा। बहुत बढ़िया। 1907 में क्या हुआ कि ये ऐसे तिथि हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में बार बार आते हैं। 1907 में क्या हुआ था, कांग्रेस का सूरत अधिवेशन, है ना, कांग्रेस का सूरत अधिवेशन। आपने गरम दल नरम दल का नाम सुना होगा, जैसे गरम दल में कौन है, लाल बाल पाल। तो 1907 के सूरत अधिवेशन में गरम दल नरम दल क्या हो गए, बट गए थे। 1916 में जब लखनऊ समझौता हुआ मजूमदार की अध्यक्षता में, लखनऊ 1916 में कांग्रेस की अधिवेशन कहाँ हुआ, लखनऊ में। अध्यक्षता किसने की, मजूमदार ने, ठीक है। तो वहाँ पे गरम दल नरम दल का क्या हो गया, पैचअप हो गया, मतलब ये लोग मिल गए, फिर से दोस्त हो गए। 1917 में क्या हुआ था, गांधी जी का चंपारण, है ना, गांधी जी ने चंपारण आंदोलन छेड़ा था। और इसी के बीच में 1915 में याद रखना चाहो तो वो भी लपेट लो। 9 जनवरी 1915 को क्या मनाया जाता है, भारतीय प्रवासी दिवस। गांधी जी उसी दिन भारत लौटे थे, है ना। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है ना। और 1918 में क्या था, 1918 में बारदौली सत्याग्रह था, जिसको वल्लभ भाई पटेल को बारदौली की महिलाओं ने सरदार की उपाधि दी थी, ये भी बात आपको याद रखना है। 1920 में असहयोग आंदोलन, है ना। 1924 में क्या था, 1924 में गांधी जी का बेलगांव सेशन, जिसमें गांधी जी को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाता है। 1925 में कांग्रेस का कानपुर का अधिवेशन, जिसे सरोजिनी नायडू को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाता है। और भारत की पहली महिला कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थी, सरोजिनी नायडू। और सरोजिनी नायडू के जन्मदिन के उपलक्ष्य में 13 फरवरी को क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय महिला दिवस। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, 8 मार्च को। ये बात आप याद रखना। आगे चलें। जिला न्यायालय किसके नियंत्रण के अधीन आता है, जल्दी बताइए आप। जिला न्यायालय, वेरी गुड, जल्दी बताइए। जिला न्यायालय किसके नियंत्रण के अंतर्गत आता है, जल्दी कीजिए। और साथ ही साथ में आप एक बताइए, ठीक है, कि अनुच्छेद 37 में क्या है ये बताओ। और साथ ही साथ में आप ये भी बताओ कि अनुच्छेद 50 में क्या है, ये भी बताओ आप। अनुच्छेद, है ना, 51 में क्या है ये भी बताओ। और अनुच्छेद 51A में क्या है ये भी बताइए, जल्दी बताइए। अनुच्छेद 37 में क्या है, अनुच्छेद 50 में क्या है, अनुच्छेद 51 में क्या है, अनुच्छेद 51A में क्या है, जल्दी बताइए। बिल्कुल, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारे पास उच्च न्यायालय, क्या होगा, उच्च न्यायालय। बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अनुच्छेद 37 में क्या होगा कि DPSP राज्य के नीति निर्देशक के तत्व न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। तो मतलब कि जो DPSP के कोई तत्व यदि राज्य सरकार लागू नहीं कर रहा है तो आप न्यायालय में नहीं जा सकते, है ना। न्यायालय ने
इसको वरीयता नहीं दी है, क्योंकि न्यायालय में केवल मौलिक अधिकारों के हनन होने पर ही न्यायालय में जा सकते हैं आप। करेक्ट, ठीक है। 37 गया। 50 में क्या है? 50 में है कि भारत की एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका के लिए कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण हो गया। ठीक है, कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण हो गया। करेक्ट, वेरी गुड। 51 में क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा किसमें है ना? राज्य को निर्देश दिए गए हैं कि वो अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो सुरक्षा है ना, और शांति उसको बनाए रखे। 51 में क्या है कि फंडामेंटल ड्यूटी, क्या है फंडामेंटल ड्यूटी? मौलिक कर्तव्य। नेक्स्ट बार वैशाली ने गलत आंसर दिया था, है ना? फंडामेंटल राइट्स 51A में नहीं है, क्या है? मौलिक कर्तव्य जो है 51A में है। और किस भाग, कहाँ से लिया गया है? रूस से लिया गया है। कौन से भाग में? 4 में। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। वेरी गुड। ये देखिए, है ना? भूल गए क्या ये सब? बोलो जरा, याद है कि नहीं? राकेश, पिंकी, वैशाली, जितने लोग जुड़े हैं जल्दी बताइए, भूल गए क्या आप लोग ये सब? एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? लंदन। कहाँ पे है? लंदन। विश्व की किस देश की प्रधानमंत्री बनने वाली प्रथम महिला थी? तो क्या होगा? श्रीलंका, है ना? श्रीलंका। क्या नाम था? श्रोया भंडारी के। ठीक है। अनुच्छेद 350 में क्या है? वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी। और 352 में क्या है हमारे पास? राष्ट्रीय आपातकाल। 356 में क्या है हमारे पास? राज्यों में राष्ट्रपति शासन। ठीक है। अखिल भारतीय सेवाएं किस अनुच्छेद में है? तो यह है 312 में, है ना? अखिल भारतीय सेवाएं होती क्या हैं? IAS, IPS, IFS, जितने भी UPSC एग्जाम कंडक्ट करा के लेता है। ठीक है। संघ लोक सेवा आयोग क्या है? बताओ। संघ लोक सेवा जो है आपके पास कैसा आयोग है? यह एक संवैधानिक आयोग है। कैसा है? संवैधानिक आयोग है। ठीक है। और आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय मानवाधिकार, है ना, राष्ट्रीय मानवाधिकार कैसा आयोग है? तो वो कैसे क्या होगा? एक गैर संवैधानिक आयोग होगा, एक गैर संवैधानिक निकाय होगा। ठीक है। जल्दी बताइए इस सवाल का। डैश, इसमें कुछ भरना है आपको। मामले का अर्थ निचली अदालतों में अपील किए बिना सीधे सर्वोच्च न्यायालय में अपील किया जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ना? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जल्दी बताइए सब लोग, आंसर मैं वेट कर रहा हूँ, आप पढ़ो, जल्दी बताओ। मैं टाइमर लगा दूंगा नेक्स्ट बार से। ठीक है, आपको निश्चित टाइम मिलेगा। और सब लोग जी जान लगा के तैयारी करो। ठीक है, जब टाइम दे ही रहे हो तो बढ़िया से टाइम दो। इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारे पास, क्या? जब भी बात आएगी सीधी निचली अदालतों में बिना अपील के सीधे जाना, तो सीधे मतलब कहाँ जाओगे? या तो फिर सुप्रीम कोर्ट जाओगे या फिर हाई कोर्ट। और एक ही अनुच्छेद कहता है, वो है अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226। कौन सा? रिट न्याय क्षेत्र। आई होप फंडा क्लियर होगा। चलिए इसको भी एक बार लपेट लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होता है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितना होगा? 9 साल। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? यह है नीदरलैंड में, नीदरलैंड के द हेग में। कहाँ पे? द हेग में। और द हेग कहाँ है? नीदरलैंड में। चतुर्थ स्तंभ किसे कहते हैं आप? मीडिया, प्रेस, पत्रकार, अखबार, चतुर्थ स्तंभ कहते हैं। पॉलिटिक्स इन इंडिया किसकी पुस्तक है? रंजना कोठारी की। किसकी है? रंजना कोठारी की। बंधुआ मजदूर प्रणाली उन्मूलन अधिनियम कब पारित किया गया था? एक किया गया था 1975 और 1976 में। दोनों डेट याद रखना। ठीक। और जहाँ पे दोनों आ जाए तो आप 1976 टिक करना। ठीक है, जिस ऑप्शन में दोनों आ जाए 1976 टिक करना। करेक्ट। आगे चलें। क्या ये सब कंफर्म है? क्या आपको रिवीजन हो रहा है कि नहीं? जल्दी ये सनो बताओ, मजा आ रहा है सनो बताओ। सात नंबर का क्वेश्चन, यहाँ भी क्वेश्चन मार्क आपको भरना है, यहाँ भी आपको क्वेश्चन मार्क भरना है। सर्वोच्च न्यायालय मामले पर पुनर्विचार करेगा और इसमें शामिल कानूनी मुद्दे पर भी उच्चतम न्यायालय सुनेगा। जल्दी बताओ। कानूनी मुद्दे पर भी उच्चतम न्यायालय सुनेगा। तो आप ये बताओ कि अनुच्छेद 143 में क्या है? ठीक है। और अनुच्छेद 123 में क्या है? ये भी बताओ। अनुच्छेद 280 में क्या है? ये भी बताओ आप, जल्दी कीजिए। और अनुच्छेद 85 में क्या है? ये भी तुरंत रट लो अभी, है ना। और 100 में क्या है? ये भी बताओ। 105 में क्या है? ये भी बताओ। 108 में क्या है? ये भी बताओ। जल्दी बताओ। देख लो 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन हो गए। 7 1 8 क्वेश्चन एक स्क्रीन से।
अच्छा, हम बताने का मतलब कहते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप टाइप ही करो, आपके दिमाग में वो चीज़ें घूम जानी चाहिए कि हाँ सर मुझे ये पता है। जरूरी नहीं कि आप टाइप करोगे तभी मैं मानूंगा कि हाँ भाई आप टाइप कर दी मतलब आपको पता है। आपके दिमाग में सब सारी चीज़ें घूम रही हैं तो चुपचाप आप कमेंट बॉक्स को बंद करके आप चुपचाप स्क्रीन को देखो। इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारे पास क्या होगा, अपीलीय न्यायालय। ठीक है ना, कि अपीलीय न्यायालय न्याय क्षेत्र के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय मामले पर पुनर्विचार करेगा और इसमें शामिल कानूनी मुद्दे पर भी उच्चतम न्यायालय सुनेगा। पुनर्विचार का मतलब होता है कि यदि उच्चतम न्यायालय किसी ऐसे मुद्दे पर फैसला सुना देता है जहाँ पे उस फैसले से जनता या फिर संविधान के नियमों का उल्लंघन होता है या फिर संवैधानिक छवि या फिर न्यायपालिका के प्रति लोकप्रियता या विश्वसनीयता पे उंगली उठती है, तो उस कंडीशन में न्यायालय उच्चतम न्यायालय खुद अपने चुनाए गए फैसले पर पुनर्विचार कर सकता है। ठीक है, तो 143 में क्या है, 143 में है आपके पास कि जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से संविधान से संबंधित या नियम कानून से संबंधित वो सलाह ले सकता है, लेकिन वो सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, राष्ट्रपति महान्यायवादी की नियुक्ति करता है, राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है ना। तो इस बात को भी आप याद रखना। 123 में क्या है, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। जब राष्ट्रपति को राज्यपाल की अनुशंसा पे लगने लगे किसी भी राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो रहा है, ठीक है, तो अध्यादेश लेकर आता है। करेक्ट, वेरी गुड। 280 में क्या है, वित्त आयोग है ना। संघ के लिए, केंद्र के लिए अलग वित्त आयोग, राज्य के लिए अलग वित्त आयोग। ठीक है, तो वित्त आयोग किसमें है, 280 में। और वित्त आयोग की संरचना कितनी होती है, 2+1, मतलब एक मुख्य आयुक्त होंगे, 2 आयुक्त होंगे। 100 में क्या है, ये निर्णायक मत, किसका, लोकसभा अध्यक्ष का निर्णायक मत। 105 में क्या है, संसदीय विशेषाधिकार। 108 में क्या है कि जब लोकसभा और राज्यसभा के में मतभेद हो जाए तो राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाता है, जिसकी अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। 85 में क्या है, लोकसभा का विघटन कौन करता है, राष्ट्रपति। ये भी प्रश्न पूछा गया है क्योंकि लोकसभा एक अस्थायी सदन है जबकि राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। ठीक है, चलिए ये देखिए क्वेश्चन कि दल बदल अधिनियम, रिवीजन कीजिए, दल बदल अधिनियम कब पारित किया गया। ये किया गया था 52वां संविधान संशोधन, कब, 1985। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना हुई थी। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी, तो राष्ट्रीय विकास की परिषद की स्थापना 6 अगस्त 1952 को हुई थी। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, 1 जनवरी 2015। कौन किया था, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी। ठीक है ना। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, स्वयं प्रधानमंत्री होते हैं, मतलब पीएम। ठीक है, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग का स्थापना कब हुई थी, 1 जनवरी 2015। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है, कोई बताएगा क्या हमें, नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्या होता है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। योजना आयोग हो गया, ये हो गया। ठीक है, क्या हो गया, आप सुस्त हो गए क्या, हैं, दिमाग नहीं काम कर रहा है अब, बताओ, क्लास बंद कर दें, जल्दी बताइए। 28 नंबर का क्वेश्चन का 8 नंबर का जवाब दीजिए। जिला न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, जल्दी बताइए। अब साथ ही साथ में बताइएगा आप ये कि अनुच्छेद मैं लिख रहा हूँ आपके दिमाग में वो सब चीज़ें घूमनी चाहिए। 52, 53, 54, 55, है ना, 56, 60, 61, 72। चलो इतने सब अनुच्छेद को जल्दी बताओ। और है नहीं लिख पाना, बस सुनते रहना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, जिला न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, ये होता है हमारे पास राज्यपाल के द्वारा। करेक्ट, राज्यपाल के द्वारा। इतने जो अनुच्छेद मैंने लिखे हैं इंपॉर्टेंट है, किससे संबंधित है, राष्ट्रपति से। 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा जो वो भारत का प्रथम नागरिक होगा। 53 में कहा गया है कि जो राष्ट्रपति होगा वो केंद्र की कार्यपालिका का प्रमुख होगा। 54 में कहा गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाएगा। 55 में कहा गया है कि निर्वाचन जो होगा उसका
एकल संक्रमणी वोट पद्धति के द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा। 56 में कहा है कि राष्ट्रपति कब तक अपने पद पे बना रहेगा। 60 में क्या है, राष्ट्रपति का क्या है, शपथ राष्ट्रपति लेगा। 61 में यदि राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया है महाभियोग, यदि राष्ट्रपति संविधान पे अतिक्रमण करता है ना, तो राष्ट्रपति को महाभियोग से हटा सकते हैं। महाभियोग कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। 72 में क्या है, राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियाँ। याद करो मेरा चिंटू 8 साल में ही मर्डर कर दिया था, तो है ना, उसको फांसी होनी चाहिए थी दफ़ा 302 के तहत, लेकिन फांसी नहीं हुआ। क्यों? उसने गया मतलब राष्ट्रपति के पैर पकड़ लिया, एकदम रोता रहा तब तक जब तक कि राष्ट्रपति ने उसको माफ़ नहीं कर दिया। इस तरह से मेरा चिंटू बच गया। तो 72 के अंतर्गत आपकी सज़ा में कटौती हो जाएगी। जैसे आपको आजीवन कारावास है तो आपकी सज़ा कम की जा सकती है। यदि आपका मृत्युदंड है तो वो भी क्षमा हो सकता है। ठीक है, साथ ही साथ में यदि आपको मतलब जो प्रकृति है, यदि फांसी हुआ है तो फांसी को कठोर आजीवन कारावास में परिवर्तन किया जा सकता है ना। अपंगता, विकलांगता या विशेष महिलाओं की स्थिति में, जैसे गर्भवती महिलाएं हैं वो जेल में हैं, तो उनको वहाँ पे उनकी सज़ा को कम किया जा सकता है। ये जो 72 है राष्ट्रपति से संबंधित, इसमें न्यायिक शक्ति राष्ट्रपति को दी गई है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। चलिए, तो ये तो हमने हम लोगों ने देख लिया था। ठीक है, एक बार और जल्दी जल्दी देख लेते हैं। क्या याद है कि आपको कैबिनेट मिशन 1946 3 सदस्य कौन कौन से, पैथिक लॉरेंस, ए बी अलेक्जेंडर और सर स्टेफोर्ड क्रिप्स। बेल योजना कब था, 1945, आज ही मैंने बताया। भारत छोड़ो आंदोलन 1942। ठीक है, अगस्त प्रस्ताव कितना, 1940। कन्फर्म है क्या? बाकी ये सब हम बता रखे हैं। चलिए, किन 2 राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय है, जल्दी बताइए। और साथ ही साथ में बताइए लोकसभा और राज्यसभा की सीटें। अब तो भूल गया क्या? उत्तर प्रदेश की बताओ, है ना। उसके बाद आप राजस्थान बताओ, गुजरात बताओ। मैं व्हाट्सएप की भाषा लिख रहा हूँ ना, गुजरात मतलब। उसके बाद आप बताओ मध्य प्रदेश का बताओ, है ना। आप फिर पश्चिम बंगाल का बताओ, फिर आप बिहार का बताओ, जल्दी कीजिए। फिर आप महाराष्ट्र का बताओ, फिर आप केरल का बताओ, जल्दी बताओ। सबका आंसर, अब ये सारे प्रश्न पूछे जा चुके हैं, हमने पढ़ा रखा है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा, किन 2 राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय है, तो है हमारे पास हरियाणा और पंजाब। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, बिल्कुल से करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। बोलो यस या नो, जल्दी बताओ। कहाँ खो जाते हो आप लोग हैं? थोड़ा सा कंसंट्रेशन करके पढ़िए, पूरा दिमाग लगाइए। यूपी में कितना है, लोकसभा की सीटें 80, राज्यसभा की सीटें 31। राजस्थान कितना है, 25, लोकसभा की सीटें 25, राज्यसभा की सीटें 10। गुजरात में कितना है, लोकसभा की सीटें 10, राज्यसभा की सीटें 11। मध्य प्रदेश में कितना है, लोकसभा की सीटें 29, राज्यसभा की सीटें 11। पश्चिम बंगाल में कितना है, लोकसभा की सीटें 12, राज्यसभा की सीटें 16। बिहार में क्या है, लोकसभा की सीटें 40, राज्यसभा की सीटें 16। देखोगे पश्चिम बंगाल, बिहार, इसमें केवल लोक सब सेम है, केवल 2 प्लस है पश्चिम बंगाल में। महाराष्ट्र में कितना है, 48, 19। क्लियर हुआ यहाँ तक। केरल की बात करें तो 20 और 9, मतलब लोकसभा की सीटें 20, राज्यसभा की सीटें 9। कंफर्म है क्या? बिल्कुल। ये भी हो गया क्या? ये स्लाइड कितनी बार हो गया है। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। संविधान सभा के अस्थायी सदस्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ के थे, बिहार के, स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति। संविधान सभा कुल सदस्यों की संख्या कितनी है, 389 है, ये भी बता चुके हैं। संविधान मातृ सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। की कुल कितने सदस्यों की संख्या थी, 7। गठन कब हुआ, ये हुआ था 29 अगस्त 1947 को। क्लियर हुआ? ठीक। इनमें से किस संविधान संशोधन के द्वारा उच्च न्यायालय ने के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से 62 वर्ष कर दी गई? जल्दी बताइए। ये बताइए कि सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश कितने साल से, मतलब कितने वर्ष की आयु में रिटायर्ड होता है? जल्दी बताइए। सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है या न्यायाधीश कितने साल की सेवा के बाद रिटायर्ड होते हैं? जल्दी बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 15वां संविधान संशोधन के तहत जो उच्च न्यायालय है, जैसे हम लोग का उच्च न्यायालय कहाँ है उत्तर प्रदेश का, बताओ, प्रयागराज। तो 15वें संविधान संशोधन में जो उम्र कर दिया गया 60 से कितना, 62 कर दिया गया।
और जो हम लोग का रिटायर होने का उम्र है वो केवल 60 साल है, ये भी कंफर्म हो गया। तो अब इसको देखते हैं। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट के जो जज होंगे वो कितने उम्र तक सेवा देंगे? 65 साल। एक प्रश्न में पूछा जा चुका है, 65 साल। 69वें संविधान संशोधन के तहत क्या हुआ कि जो दिल्ली है, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया। ये बात याद रखना, 69वां DMRC जेई में हमसे पूछा गया था कि बताओ ओपी कि 69वें संविधान संशोधन के तहत या किस संविधान संशोधन के तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था। अब ओपी चुप, आता ही नहीं तो बताएगा क्या? याद रखना, दिल्ली। 86वें संविधान संशोधन, इस सेल में पूछा गया था कि 86वें संविधान संशोधन के तहत क्या हुआ था। तो जो 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चे हैं उनको निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान किया गया और इसे 21A मौलिक अधिकार में जोड़ा गया, फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत जोड़ा गया। 73वें संविधान संशोधन के तहत क्या किया गया? ग्राम पंचायत, और 74वें में नगर पालिका। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। ठीक है। निम्न में से किसके पास यह शक्ति है कि वह किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर सकता है? मतलब ये किसके पास इतना पावर है, किसके पास पावर है जो किसी न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं, उच्च न्यायालय हो चाहे उच्चतम न्यायालय हो, किसी न्यायालय के न्यायाधीश को एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में भेज सकता है? किसके पास शक्ति है? तो यह है भारत के राष्ट्रपति के पास। ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट में जो जजों का जो स्ट्रक्चर है कितना है इसमें? 33+1, मतलब एक मुख्य न्यायाधीश होंगे, 33 अन्य जजेज होंगे। ठीक है। AGI, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत का महान्यायवादी, अनुच्छेद 76 कैग कितना है? अनुच्छेद 148। क्लियर है? क्या हुआ? पसंद नहीं आ रहा है क्या लेक्चर? जल्दी करो। भारत में पहली बार उच्च न्यायालय कहाँ स्थापित है? देखो, पसंद नहीं आता लेक्चर तो भी देखो, क्योंकि आपको भले डॉक्टर कोई दवा देता है तो आपको कड़वी लगती है ना, सुई लगाने से दर्द करता है ना, लेकिन डॉक्टर को पता है ना कि आपके लिए क्या सही है, तो मुझे पता है कि आपके लिए क्या सही है। ये नहीं बोरिंग हो रहा है क्लास तो भी देखो, जबरी देखो, इंटरटेन के पीछे मत भागो। भारत में पहली बार उच्च न्यायालय कहाँ स्थापित किया गया था? तो कहाँ पर? बम्बई, मद्रास और कोलकाता। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा यहाँ का? करेक्ट आंसर होगा बम्बई, मद्रास और कोलकाता। मद्रास कहाँ पे भाई? ये जो चेन्नई है ना, चेन्नई, इसी का पूरा नाम मद्रास है। क्लियर? वेरी गुड। चलिए अगला बताइए। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश है ना, किस उम्र तक, है ना, किस वर्ष तक अपने पद पर बने रहते हैं? मतलब पूछा गया है कि उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं, उच्च न्यायालय पूछा है मतलब हाई कोर्ट पूछा है, सुप्रीम कोर्ट नहीं पूछा है। उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं कितने वर्ष तक अपने पद पर बने रह सकते हैं? तो मैंने बता रखा है कितना है, 62 वर्ष तक। और सुप्रीम कोर्ट बोलेगा तो कितना हो जाएगा? 65 वर्ष तक। देख रहे हो, SSC JEE 2015। ठीक है। नेक्स्ट सवाल, इनमें से किन दो राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय है? जल्दी बताइए, किन दो? अभी हमने देखा था कि पंजाब और हरियाणा के लिए एक ही न्यायालय था, है ना, एक ही न्यायालय था, एक ही कोर्ट था। अब यहाँ पे क्या होगा कि महाराष्ट्र और गोवा के लिए क्या होगा? केवल सिर्फ और सिर्फ एक ही न्यायालय होगा। ठीक, देख लो कितनी बार प्रश्न में आया है। ये देखिए, इस नोट को आप याद करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मुंबई उच्च न्यायालय में, मुंबई जो उच्च न्यायालय है किसको देखता है? गोवा का भी सुनवाई करेगा और महाराष्ट्र का भी। महाराष्ट्र में ही तो मुंबई है, लेकिन महाराष्ट्र के साथ साथ गोवा के भी जितने केस होंगे कौन देखेगा? मुंबई देखेगा। चंडीगढ़ की बात करें, चंडीगढ़ तो पंजाब के साथ साथ हरियाणा का भी कोर्ट, जो विवादित मुद्दे होंगे उनको कौन देखेगा? चंडीगढ़ देखेगा। गुवाहाटी इंपॉर्टेंट है। गुवाहाटी कहाँ पड़ता है? अरे असम में पड़ता है यार गुवाहाटी, है ना। असम में दार्जिलिंग की चाय बहुत फेमस है ना, GI टैग। असम, नागालैंड और मिजोरम, तीनों का जो विवादित मुद्दे होंगे कौन निपटारा करेगा? गुवाहाटी उच्च न्यायालय। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा मेरे दोस्त। तो आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। देखिए क्या है कि सेशन बहुत लंबा पढ़ाने का तो अभी एक और मन करता है कम से कम 1 घंटे का सेशन कर दें, लेकिन होता क्या है कि आप बोर हो जाओगे। ठीक है, इसलिए कोशिश करते हैं कि 30 मिनट का ही रहे, लेकिन पता नहीं जब पढ़ाने लगते हैं तो ऐसा होता है कि नहीं कुछ और बताएं, कुछ और बताएं, इसलिए क्लास लंबी हो जाती है। जब आप लोग एक बार सुनिश्चित कर लेंगे कि हाँ ठीक है सर, मतलब हमें
क्लास पसंद आ रही है, मुझे समझ में आ रहा है, तो ये वीडियो जो टाइम ड्यूरेशन होगी आप कमेंट करोगे तो और बढ़ जाएगा। और यकीन मानिए सभी सभी सब्जेक्ट को मैं टिप्स पे करवा दूंगा, ठीक है। कंपटीशन बहुत है, आप मेहनत करिए, है ना। आप कंफर्ट जोन में मत जाइए कि कोई आ रहा है टीचर, कोई आपको एक क्वेश्चन करा रहा है चल आगे बढ़ जा रहा है, नहीं। अपने दिमाग को एकदम घुमा दीजिए, इतना घुमाइए कि मतलब एकदम, है ना, ट्रेंड कर लीजिए कि क्वेश्चन चाहे कैसे भी आए हम कर लेंगे। और ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया कीजिए, है ना। और साथ ही साथ में वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कर लीजिए, और नहीं पसंद आता तो दोस्त खुलेआम आप डिसलाइक कर लीजिए, ठीक है। आपकी ज़िंदगी की बात है, आपके कैरियर के साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, ठीक है। इंटरटेन तो है नहीं कि नहीं पसंद आता तो भी आप देखोगे, नहीं। आपको पसंद आता है तो लाइक, नहीं तो डिसलाइक। और अपने अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करिए ताकि आपके साथ वो भी बेनिफिट उठा सकें, ठीक है। और हाँ, ये मत सोचा कि नहीं हम अपने फ्रेंड को शेयर कर देंगे तो पढ़ लेगा तो हमसे ज़्यादा तेज बन जाएगा। ये मानसिकता अपना ख़त्म कर दो। आप मैच्योर हो गए हो, आप एक मतलब गवर्नमेंट सर्विस की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।